कि स्टार्टअप को लेकर एक पहले एक जहन में था कि कैसे एंटरप्रेन्योर बने, कैसे शुरुआत करें, आपका एक्सपीरियंस कैसा है? फोकस आपके पास है तो आप स्टार्टअप के लिए एकदम तैयार हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस होते थे दिमाग में, ये कैसे होना है, वो कैसे होना है, तो वहाँ पे एक करें फंडिंग का बहुत बड़ा इशू आता है लोगों के जहन में, ये पैसा कहाँ से आएगा, क्या बैंक हमें लोन दे देगी, ये सारे इश्यूज जो हैं वो सॉर्ट आउट हुए हैं क्या? मुझे कितने स्टार्टअप्स पता हैं जो बिना किसी फंडिंग के, बेसिक सी फंडिंग से बहुत अच्छा इनोवेशन किया गया है। 10 years ऑफ स्टार्टअप इज लाइक अ बेबी, राइट? तो बच्चा पहले थोड़ा खड़ा होना सीखता है, फिर चलना सीखता है और उसके बाद भागना सीखता है। दोस्तों, एक जमाना हुआ करता था जब स्टार्टअप को लेकर लोगों के जहन में कई सारे सवाल हुआ करते थे, किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, किस तरीके से कौन सी इंडस्ट्री खोली जाए। लेकिन 10 साल जो हैं अब वो स्टार्टअप इंडिया को लेकर पूरे हो रहे हैं। एक ऐसी ही जर्नी जो है वो ओमनीकार्ट के सीईओ अभिषेक सक्सेना जी ने शुरुआत की थी 10 साल पहले, और आज वो कंपनी जो है वो जीरो से लेकर कहां पहुंच चुकी है, उनसे हम आपको रूबरू कराते हैं। किस तरीके से ये पूरा सफर रहा है, किस तरीके से स्टार्टअप की उन्होंने शुरुआत की और अब अपने आप को कहां पर देखते हैं, क्योंकि स्टार्टअप डे जो है वो मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उसमें शिरकत करने वाले हैं और कहीं ना कहीं चाइना की जिस तरीके से बात की जा रही थी कि चाइना से अब हम आगे निकल जाएंगे, चाइना को बीट कर जाएंगे, लेकिन ये सवाल क्यों हम दूसरों से कंपैरिजन करते हैं जब हमारे अंदर ही इतनी काबिलियत है, और ये अभिषेक जी ने कर दिखाया है। बात करते हैं उनसे। अभिषेक जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर। आपके स्टार्टअप की बात करें, सबसे पहले व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि स्टार्टअप को लेकर एक पहले एक जहन में था कि कैसे एंटरप्रेन्योर बने, कैसे शुरुआत करें, आपका एक्सपीरियंस कैसा है? देखिए, स्टार्टअप को स्टार्टअप कहा इसलिए जाता है बिकॉज उसके पहले कुछ बैकग्राउंड नहीं होता है। जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़े बिजनेस फैमिली से आ रहे हैं या आपको बिजनेस की बहुत ज़्यादा समझ है, बट आपके पास आइडिया है और आप उस आइडिया के लिए कुछ करना चाहते हैं। वो अगर फोकस आपके पास है तो आप स्टार्टअप के लिए एकदम तैयार हैं। और सेम चीज़ हमारे साथ थी जब हम लोग मैं स्टार्ट किया। मैं ताइवान में था, एक अच्छी ज़िंदगी, एक ईजी लाइफ थी वहाँ पे, वैसे भी ठीक ठाक ही मिलते थे, बट जो एक इनोवेशन कुछ करने की एक चाह थी, वो चाह मुझे इंडिया लेके आई। और आज जो हम 10 साल स्टार्टअप्स के मना रहे हैं, तो मेरा भी 10 साल ही हुए हैं कंट्री में वापस आने के। तो मैंने ये जर्नी फ्रॉम डे 1 देखी है, बिकॉज व्हेन आई केम बैक टू इंडिया इन 2015, उसी वक्त मोदी जी भी प्रधानमंत्री बने थे और तब ये स्टार्टअप्स को लेकर के एक नई जो एनर्जी और ऊर्जा आई थी, तभी की बात है। तो मैं अगर अपनी जर्नी बोलूँ तो मुझे बहुत योगदान रहा इस पूरे स्टार्टअप के कल्चर को लेकर के, इस स्टार्टअप के इकोसिस्टम में जो सुविधाएं बीच बीच में ऐड की गई। जैसे स्टार्टअप इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हुआ जिससे कि स्टार्टअप्स को एक दिशा मिली, जो एक बहुत सारे क्वेश्चंस होते थे दिमाग में, ये कैसे होना है, वो कैसे होना है, तो वहाँ पे एक सिंगल विंडो क्लियरेंस और सिंगल विंडो सपोर्ट भी मिला, राइट? हमें स्टार्टअप का सर्टिफिकेट भी मिला कि भाई आप स्टार्टअप हैं, और वो स्टार्टअप का सर्टिफिकेट की वैल्यू भी है कि बीइंग अ फाउंडर आपको कुछ सुविधाएं हैं जो बाकी कंपनीज को नहीं हैं, पर आपको हैं। टैक्स में बेनिफिट है आपको, आप बड़ी कंपनी नहीं हो बट आप स्टिल बड़े PSUs को और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को आप सप्लाई कर सकते हो। उसके लिए जैम पोर्टल के इजाद किया गया, स्टार्टअप्स को लेकर के नई पॉलिसीज़ बने, तो काफ़ी मेहनत हुई है। और इसी का रिजल्ट है कि जो हम 10 साल पहले 500-600 स्टार्टअप्स की बात होती थी, 400-500 ऐसे ही कुछ नंबर थे, आज वो 1.5 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख स्टार्टअप्स हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे स्टार्टअप्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट एक ग्रोथ इफ़ आई से, तो हम आज वर्ल्ड में नंबर 3 पहुंच गए हैं नंबर ऑफ स्टार्टअप्स में। अब ये वैल्यू क्रिएशन हुआ कि नहीं हुआ, तो जो फंडिंग हमने अट्रैक्ट की है वहाँ पे भी हम नंबर 3 हैं ग्लोबली। सर, फंडिंग को लेकर जिस तरीके से आप बात करें, फंडिंग का बहुत बड़ा इशू आता है लोगों के जहन में, ये पैसा कहाँ से आएगा, क्या बैंक हमें लोन दे देगी, ये सारे इश्यूज जो हैं वो सॉर्ट आउट हुए हैं क्या? देखिए, बीइंग अ फाउंडर, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि
बीच का एक छोटा सा दौर था जहाँ पे स्टार्टअप्स क्रिएटिव फंडिंग के लिए हो रहे थे, और वो शायद उतना सही नहीं था मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज आप इनोवेशन और सारा आपकी तैयारी है वो सिर्फ इतनी इस बात की है कि मुझे फंडिंग कैसे मिले। बट आज के दौर में मुझे कितने स्टार्टअप्स पता हैं जो बिना किसी फंडिंग के, बेसिक सी फंडिंग से बहुत अच्छा इनोवेशन किया गया है। मेरा खुद का स्टार्टअप की अगर मैं बात करूं तो हम लोगों ने इनिशियल फंडिंग उतनी नहीं उठाई जी। और हमने पहले काम किया, उसको सस्टेनेबल बनाया, और अब हम फंडिंग की बात कर रहे हैं जब हम उसको लार्ज स्केल पे लेके जा रहे हैं। वहाँ पे बैंक्स भी आपका साथ दे रहे हैं, वहाँ पे वीसी फंडिंग भी आपका साथ दे रहे हैं। तो ये पूरी एक जर्नी है जो डे वन से, अगर हम आज 10 साल की बात करेंगे तो ये पूरी मिच्योर हुई है। तो कोई भी स्टार्टअप, 10 years ऑफ स्टार्टअप इज लाइक अ बेबी, राइट? तो बच्चा पहले थोड़ा खड़ा होना सीखता है, फिर चलना सीखता है, और उसके बाद भागना सीखता है। तो आज हम भागने की स्टेज में आ गए हैं। आज हमारे पास वो स्टार्टअप्स भी क्रिएट हैं जो भागने की स्टेज में हैं, जो नए इनोवेशंस आ रहे हैं, डीप टेक इनोवेशंस आ रहे हैं, उन सेक्टर्स में इनोवेशन आ रहे हैं जहाँ पे इनोवेशंस की ज़रूरत भी है। तो दिस इज़ द आई शुड से मोर मैच्योर इन्वायरमेंट फॉर फंडिंग। अगर सर चैलेंजेस की बात करें, हर्डल्स की बात करें, क्या लगता है शुरुआती दिनों में सबसे ज्यादा परेशानियां कहां पर आती हैं? क्योंकि व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि शुरुआत तो कर ली, आधे लोगों को बहुत सारी चीजें पता ही नहीं होती हैं, वो कैसे ओवरकम? देखिए, मेरे एक सीनियर थे, वो हमेशा मुझे बोलते थे कि जब आप स्टार्टअप कर रहे हो ना तो -5 से स्टार्ट करते हो। ओके। तो जब आप 5 साल तक काम कर लेते हो तब आप बोलते हो कि मैं 0 ईयर का हो गया हूँ, ठीक है? तो स्टार्टअप में अगर आप आ रहे हैं तो आप इस बात के लिए तैयार रहिए कि आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा, आपको एक लर्निंग कर्व से गुजरना ही पड़ेगा, और बिना उस लर्निंग कर्व से गुजरे अगर गलती से आपके पास ग्रोथ आ भी गई तो वो सस्टेनेबल नहीं है। तो इट्स अ टाइम टेकिंग एंड पेशेंस वाला प्रोसेस, और जिसने ये प्रोसेस किया है उसकी फिर ग्रोथ में और उसके स्केल में कभी कोई चैलेंज पीछे मुड़ के फिर नहीं देखना। सर, लगातार जिस तरीके से सस्टेनेबल ग्रोथ की आपने बात की, कई सारी कंपनियां ऐसी हैं, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, आती हैं, खुलती हैं, फ्री बीज देते हैं। पेटीएम की आप बात कर लीजिए, किस तरीके से क्या हुआ हम सब जानते हैं। आखिर ये कौन सा स्टार्टअप होता है, कौन सा सिस्टम ऐसे बनाते हैं? क्या वो लालच है या शॉर्टकट है सफलता का? ये जरूर सर बताइए। देखिए, पेटीएम आपने नाम लिया है जी, तो पेटीएम एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल स्टार्टअप है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। एक फ्रीबी का दौर चला था, वो मैं मानता हूँ, बट अगर डिजिटल पेमेंट कंट्री में किसी ने सक्सेसफुल किया है तो वो पेटीएम है। तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि सर? देखिए, पेटीएम पहली बात तो अभी भी ग्रो कर रहा है, ऐसा नहीं है कि पेटीएम खराब हुआ। इनफैक्ट अगर हम स्टार्टअप जो नहीं काम कर पाए तो बाईजूस उसमें नंबर 1 इसमें हमें बात करनी चाहिए। बट पेटीएम का मे बी देयर आर सम लर्निंग्स, उतने अच्छे से पहले शायद आरबीआई के लिए मतलब आरबीआई को समझना और वो सब उतना शायद आसान नहीं था। स्केल बहुत जल्दी हो गए थे, जब डिमोनेटाइजेशन आया था तो पेटीएम बहुत जल्दी स्केल हो गया था। तो अब एज आई सेड, अगर आप बहुत जल्दी स्केल होते हैं तो वो सस्टेन करना आसान नहीं है, तो वो एक चैलेंजेस रहे होंगे। और आई थिंक शर्मा जी को सब जानते हैं, ही इज़ अ फाइटर, तो ही इज़ एनीवेज कमिंग अप अगेन। तो पेटीएम तो मैं लेकिन ज़्यादा आपने कुछ बताया नहीं। सो देखिए, अपार्ट फ्रॉम पेटीएम जी बहुत सारे स्टार्टअप्स ऐसे आए जिन्होंने एक गलत पिक्चर दी जी, क्विक वाले थे। तो आज की डेट में आप मान के चलिए वो आधे से ज़्यादा और ज़्यादा से ज़्यादा वो स्टार्टअप्स आज की डेट में सर्वाइव नहीं कर पाते। तो सर वो उन्होंने ऐसी क्या गलतियां की? क्या वो फ्री बीज की वजह से गए या जल्दी सफलता हासिल करना चाह रहे थे? सर, हमारे चेयरमैन है पुरवार सर, सक्सेस के चेयरमैन, हम लोग का ऐसे डिस्कशन होता रहता है। तो एक बार हमारा डिस्कशन हो रहा था कि हम 1000% से ग्रो कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा हमें 1000% की ग्रोथ नहीं चाहिए, हम 500% की ग्रोथ और 200% की ग्रोथ में खुश हैं। उसका रीज़न उन्होंने ये इसीलिए बोला कि अगर आप बहुत ज़्यादा फास्ट तरीके से ग्रो करना चाहते हैं इन अ शॉर्ट टाइम तो उसके कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज भी हैं। जिन्होंने उसको सस्टेन कर लिया उस ग्रोथ को, क्योंकि बहुत सारी स्टार्टअप्स हैं जो सक्सेस हुई हैं, 1000% ग्रोथ के बाद भी सक्सेस हुई हैं, सस्टेन हुई हैं। इंटरनेशनल एग्जांपल हैं बहुत सारे स्टार्टअप्स के।
बट जिन्होंने वो सस्टेन कर लिया तो अच्छी बात है। अगर वो नहीं हो पाए, ऑपरेशन मैनेज नहीं हो पाए, फंड्स टाइम पे मैनेज नहीं हो पाए, तो उसका डाउनफॉल भी उतना ही शार्प होता है, उतना ही तेजी से। आप जितना तेजी से ऊपर जाते हैं उतनी ही उससे तेजी डबल से स्पीड से आप नीचे आते हैं। तो फिर सस्टेनेबल रहने के लिए सर क्या गुरु मंत्र है? सर एज आई सेड, आप -5 से, जो भी -5 से जर्नी अपनी स्टार्ट करेगा वो सस्टेनेबल जर्नी ही के लिए तैयार होगा, क्योंकि उसके दिमाग में फिर ये क्लियर है कि जल्दी में कुछ नहीं होता है, आपको समय देना पड़ेगा, आपको अपनी लर्निंग कर्व से गुजरना पड़ेगा, इसके अलावा कोई दो राय नहीं। सर लगातार चाइना की बात कर रहे हैं हम लोग के बीट कर देंगे, आगे निकल जाएंगे, आखिर क्यों? क्या हमारे अंदर वो काबिलियत नहीं है कि हम पहले से आगे हैं या आगे हो सकते हैं? देखिए सर, आगे तो नहीं है, ये फैक्ट है, चाइना बहुत आगे है हमसे, बट ऐसा नहीं है कि हम उनको कभी पीछे नहीं कर सकते हैं। हमें उनके प्रोडक्ट्स की कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, बट हमें उनके तरीके की कॉपी करने की ज़रूरत है। उन्होंने क्लस्टर्स को कैसे बनाया, कैसे वो क्लस्टर्स ने आपस में कंपटीशन किया, कैसे सेंटर ने उनके क्लस्टर्स को सपोर्ट किया, उस प्रतिस्पर्धा में जो एक्चुअल में आगे निकल रहा था उसको कैसे सपोर्ट किया, तो वहाँ से वो सपोर्ट स्टार्टअप तक पहुँचा। इंडिया में प्रतिभा की कमी नहीं है और रिसोर्सेज की कमी नहीं है, हम बस कुछ और करने के पीछे भाग रहे हैं, जबकि हमारी एक्सपर्टीज़ आज भी फार्म में है। हम आज भी कृषि से जुड़े हुए हैं, हम लोग ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। अगर हम वहीं पे अपना इनोवेशंस करें, हम अपने जो कल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उन पे इनोवेशन करें, हम उसको किसी तरह ग्लोबलाइज करें, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है जो अभी भी करना बाकी है। और अगर हमने वो काम ठीक से कर लिया, जो क्लस्टर से मुझे उम्मीद है कि हम करेंगे, बिकॉज अब टियर 2 टियर 3 में स्टार्टअप्स शुरू हो गए हैं, वो कल्चर ऑलरेडी आ चुका है, तो मुझे लगता है कि चाइना को पीछे किया जा सकता है। इट इज़ अ वेरी बिग स्टेटमेंट, और ये ऐसे जल्दी में नहीं दे रहा हूँ मैं, बट मुझे पता है हमारे देश में पोटेंशियल है। यानी कि आपको मालूम है 10 साल पहले आप ताइवान से भारत वापस लौटे, यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जीरो से शुरुआत की, जिसे कहते हैं कि रंक से राजा बन गया, वो अब आप उस स्थिति में हैं। सर कितने जीरो लगा लिए एक के आगे? राजा वाला कल्चर से मैं बाहर निकलना है, राइट? सो राजा कुछ नहीं होता है, सब नौकर ही रहना चाहिए, राइट? बिकॉज नहीं, ये बड़प्पन है सर आपका। नहीं सर, अपने कंट्री के लिए अगर हमें सोचना है तो वी नीड टू बी ऑलवेज ग्राउंडेड। ऑफ कोर्स जहाँ से हमने शुरुआत की थी, सो एज आई सेड, ये मेरा सेकंड एंटरप्रेन्योरशिप है नाउ। पहला हमने एक प्रोडक्ट को बनाया, इनोवेशन लाए कनेक्टिविटी में, और उसको OEMs तक पहुंचाया। ऑलमोस्ट सारे OEMs में हम पहुंच चुके हैं। अब ये फिनटेक में जो हम लोग इनोवेशन कर रहे हैं पिछले 5-6 साल से, सो अगर मैं बात करूं तो मेरा पहला साल है, ये 5 साल तो हम ज़ीरो मान के चलते हैं, तो वो पहला साल अब हमें वो इन्जॉय कर रहे हैं, वो ग्रोथ इन्जॉय कर रहे हैं। हमारे पास एक से बढ़कर एक कॉर्पोरेट्स ऑलरेडी आ चुके हैं, जो नहीं आए वो पाइपलाइन में है, और बहुत सारों को हम रीच आउट कर रहे हैं। तो यस, जो हमारी मेहनत है, जो हमने दिन रात एक किया, और जो हमें सपोर्ट भी मिला डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसको पूरे अच्छे से यूटिलाइज़ किया, तो आज हम उसको एंजॉय कर रहे हैं, हम अपने डे बाय डे ग्रोथ को एंजॉय कर रहे हैं। आपकी सर क्या कंपनी है, थोड़ा दर्शकों को बताइए, क्या कौन सा स्टार्टअप है, क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं? देखिए, हम आज फिनटेक हैं, हमारे पास RBI का लाइसेंस है फॉर रनिंग PPI इंस्ट्रूमेंट। PPI प्रीपेड कार्ड और UPI की बात होती है, और हम इस सारा सॉल्यूशंस को जेनजीज तक पहुंचा रहे हैं, जिनके पास अपना खुद का बैंक अकाउंट नहीं है, UPI नहीं है, कार्ड नहीं है, तो वो हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और साथ के साथ हम बिजनेसेस के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, जो एक्सपेंस मैनेजमेंट एक अच्छा भारत में नहीं होता था। सिर्फ बाहर की कुछ कंपनीज आके भारत में काम करते थे, बट उनके पास पेमेंट रेल्स का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता था। तो आज हम ये पूरे प्रॉब्लम को एक साथ सॉल्व कर रहे हैं, और वो चीज़ भारत की कंपनीज को अच्छा भी लग रहा है। तो ये मेक इन इंडिया, डेटा इज रिमेन इन इंडिया एंड बाय इंडिया, सो ऐसा एक जो प्रोडक्ट है वो हम लोग। ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो शुरुआत करना चाहते हैं? मेरे ख्याल से भारत को ऐसे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स की ज़रूरत है, क्योंकि कंट्री को अब ग्रो कराने का जिम्मा जो है वो एंटरप्रेन्योर्स के अपने कंधों पे ही उनको लेना है। बिकॉज भारत सरकार सिर्फ पॉलिसी बना सकती है, आपको सपोर्ट कर सकती है, बट घर से तो आपको ही निकलना पड़ेगा। तो ऑल सच फाउंडर्स, आई एम वेलकमिंग देम। उनको बस यही राय है, जल्दी में कुछ नहीं करना है, सस्टेनेबल करना है, सोच समझ के करना है, और
ऐसा काम करना है जो सिर्फ भारत में ना रहे बल्कि भारत के बाहर भी जाता है। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, देखा आपने कि किस तरीके से अभिषेक जी ने जीरो से शुरुआत की थी और आज किस स्थिति में है। आपके सामने सब कुछ है। थोड़ा सा सोचकर शुरुआत कीजिए, सब्र रखिए, क्योंकि किसी ने कहा है ना कि सफलता उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हौसला बनाकर रखिए। ये वीडियो अगर आप भी शुरुआत करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, स्टार्टअप शुरुआत कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। अगर आपको पसंद आया तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही तमाम अपडेट्स जो हैं वो हम आपके लिए लाते रहते हैं।